नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि किसी बात को लेकर कि वो अपना नाम बदल देंगे। अब पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा। उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छोड़े। थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने तो वीडियो देखा। अब वीडियो में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का हालत इतना सुधार देंगे कि वो भारत को भी पीछे छोड़ के चला जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो शहबाज शरीफ अपना नाम बदल देंगे। भाई मतलब क्या, ये एक्चुअली चूरन बेच रहे हैं अपने आवाम को। वो भी डेरा गाजी खां, जो उनका जो इलाका पड़ता है पंजाब प्रोविंस के भीतर, तो वहाँ लोगों को चूरन बेच रहे हैं। भाई देखो, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, हॉस्पिटल्स खोल दूंगा, दवाइयाँ सप्लाई वो करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वगैरह। बहुत सारी बातें करी उस रैली में। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जब सोते हैं जागते हैं, हर वक्त भारत को लेकर उनको बुरे ख्वाब आते हैं। क्योंकि ना, वरना ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कैसे टेबल पीट के जो पोडियम के ऊपर पीट के, मतलब छाती पीट के ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि मतलब इतना चेंजेस वो लेके आएंगे, क्या कर देंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल आसमान पे ले जाएंगे। ये सारी बातें करी। ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए आया क्योंकि ना, देखिए उनका हुआ क्या है। उनके यहाँ अभी अज़रबैजान के साथ उनका एक MOU साइन हुआ है। वो शायद $2 बिलियन का ट्रेड करेंगे। फिर उससे पहले एर्दोगन आए थे, तुर्की के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर हम अपना ट्रेड जो है पाकिस्तान से बढ़ा के $5 बिलियन तक लेके आएंगे। और फिर बांग्लादेश के साथ उनका ट्रेड और कॉमर्स शुरू हो गया है, तो वो कम से कम $1 बिलियन का होगा। तो बांग्लादेश के साथ उनका तार भी जुड़ गया है। तो इस वीडियो में मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करूंगा और बहुत बहुत मज़ेदार किस्से हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और आपको मज़ा भी आएगा खूब इस वीडियो में। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो ये बात है। तो बांग्लादेश के साथ उनका ट्रेड शुरू हो गया है। अब डायरेक्ट शिपिंग लाइन खुल गए हैं पाकिस्तान से डायरेक्ट बांग्लादेश। चावल 50,000 मेट्रिक टन, ये वो। अभी पाकिस्तान से एक महिला डेलीगेशन गए हैं बांग्लादेश। वहाँ पे भी उनका वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ के 3 पीस जो बिकता है, बहुत डिमांड में है पाकिस्तानी 3 पीस जो बांग्लादेश के भीतर। बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब सुना जा रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स विल ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। कौन से फ्लाइट्स करेंगे? वो फ्लाई जिन्ना एयरलाइंस। वो कब शुरू होगी? भाई, फ्लाई जिन्ना एयरलाइंस के पास अभी फ्लाइट्स नहीं है, मतलब एयरक्राफ्ट्स नहीं है। जिस दिन वो खरीद लेंगे उस दिन वो शुरू हो जाएगा। तो ये है माहौल। मैं बता रहा था ना, बहुत मज़ेदार किस्से हैं ये। मतलब देखिए, ये क्या है, ये लोग मतलब अपने आप की जग हंसाई जो है ना, वे खुद करते हैं ये सारे बातें करके। तो ये है। अब ये हाई लेवल एक डेलीगेशन भी उनका ट्रेड एंड कॉमर्स का जाने वाला है अप्रैल महीने में बांग्लादेश के भीतर। तो अब देखिए, बांग्लादेश जो है कितना बदसलूकी किया था। 30 मिलियन मतलब लोग मारे गए थे जब 71 में लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश के भीतर। पाकिस्तान ने तो माफ़ी नहीं मांगी है आज तक उस बात को लेके, लेकिन दे आर डिक्टेटिंग टर्म्स टू बांग्लादेश। क्योंकि ना, बांग्लादेश में एक जो है, एक बड़ा ही खतरनाक आदमी बैठा है, अभी रूल कर रहा है बांग्लादेश के भीतर। तो वो जो है शुरू से ही मिला हुआ था पाकिस्तानियों के साथ। अब धीरे धीरे उसका मुखौटा खुल रहा है। तो ये हालत है। अब शहबाज शरीफ जो है, उनका दिमाग इतना क्यों वो अभी इसमें है, जो है उनको शॉक लगा है। हुआ क्या है, अभी दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त झटका लगा जब वो हारा 6 विकेट से। तो उससे उभर नहीं पा रहा है
अब देखिए, पाकिस्तानी फैंस जो है दे हैव एक्सेप्टेड इट, उनको पता है कि उनकी टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस शौक से उभर नहीं पा रहे हैं। उनको क्या लगा था? उनको लगा था कि भारत इतना बड़ा हो गया है, हम लोग उसको क्रिकेट में हरा के उसको धूल चटा देंगे, हम उसको अपना औकात दिखा देंगे, यही सब सोच रहे थे। लेकिन उनका जो है जो प्लान में वो पानी फिर गया। तो बहुत सारी बातें हुई है, जैसे नेशनल एंथम वाला इशू, भारत का नेशनल एंथम बजा था पाकिस्तान के भीतर, तो उन्होंने भी भारत का फ्लैग झंडा वो लहराया नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। देखिए, ये छुछोरे चीज़ें वो पाकिस्तानी कर सकता है, थोड़े ना बड़े मुल्क, भारत जैसा बड़ा मुल्क ऐसे कुछ करेगा, नहीं करेगा। तो अब हुआ क्या है, अब जो है पाकिस्तान जो हार का झटका, तो वो अभी अनाप शनाप बकने की कोशिश कर। देखिए, शहबाज शरीफ जो है अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। अब चंद दिनों में क्या हो गया? अब तुम भारत को पीछे छोड़ के जाओगे, आगे चले जाओगे, नहीं तो नाम बदल दोगे। भाई अभी से नाम डिसाइड करके रख ला, वरना भारत ही तुम्हें नाम दे देगा। पहले बात जो है, शहबाज शरीफ, तुम्हें पता है भारत का जो इकोनॉमी है वो कितना है? मैं आज फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, वो है 4.27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की जो इकोनॉमी है। और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो कितना है पता है? मैं फरवरी तक का ही आंकड़ा दे रहा हूँ। पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है वो है 374.8 बिलियन डॉलर्स। 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ, और 374.8 बिलियन डॉलर्स। पता है ना, अंतर पता है? नहीं पता। औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो आपके पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप तो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप ही थोड़ा उनका जो क्लास ले लीजिए शहबाज शरीफ का इकोनॉमिक्स का, उनको बता दीजिए कि ट्रिलियन डॉलर, 4.27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कितना बड़ा होता है। और पाकिस्तान को आज के डेट में जिसके सर के ऊपर 135 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, उसको कितने साल लगेंगे 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में? इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो शहबाज शरीफ, जब बात आप कर रहे हैं ना, तो सोच समझ के बात कीजिए। मुझे पता है ये धक्का बहुत जोरों का लगा है, मैं सिर्फ वही सोच रहा हूँ कि ये तो सिर्फ क्रिकेट के हार में आप लोग ऐसे पागल हो गए हो। अगर कोई जंग लड़ते और हार जाते तो मतलब कुछ क्या हो जाता। और जैसे आप ऐसे पीट रहे हो ना पोडियम के ऊपर, थोड़ा आराम से, कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, दिल का हॉस्पिटल खोल रहे हो, फिर वहाँ जाके इलाज करवाना पड़ेगा। तो सोच समझ के ये सारी बातें कीजिएगा। अब ये आईसीसी ट्रॉफी को लेके और एक खबर अभी उड़ उड़ के पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक वार्निंग आया है। क्या आया है वार्निंग? की जो है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, एक टेरर आउटफिट है, उसने बोल दिया है, मतलब इनका पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये कहना है कि ये लोग जो है ISKP जो है ये प्लान कर रहा है फॉरेनर्स जो है ये ICC ट्रॉफी जो अटेंड कर रहे आए हैं उनका किडनैप कर सकते हैं, या चाइनीज़ लोगों का किडनैप कर सकते हैं, या अरब नेशनल्स का किडनैप कर सकते हैं, फिर रैंसम मांग सकते हैं। तो इन लोगों ने रेक्की करा हुआ है, एयरपोर्ट, फिर होटल्स वगैरह, स्टेडियम वगैरह, ये सारे जगहों पे रेक्की करा है। और फिर उन्होंने जो है सेफ हाउस सब ऐसे ऐसे इलाकों में छिपा छिपा के रखा हुआ है कि जहाँ पे 4 व्हीलर्स जो है वो जा नहीं सकती है, सिर्फ मोटर बाइक जा सकती है, गलियों में कहाँ अंदर लेके। तो फिर वो क्या करेंगे, उनको किडनैप करके उन सेफ हाउसेस में रखेंगे, फिर रात में एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस, फिर तीसरे सेफ हाउस, ऐसे लेते रहेंगे और फिर रैंसम मांगेंगे। ये कहानी, ये चूरन बेच रहे हैं फिर से ये लोग, क्योंकि ना देखिए अब हार तो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। कल न्यूजीलैंड जीत गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो बाहर, बोथ आर आउट, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन दोनों की कहानी अभी मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो अब क्या है, अब जो है ये बोलेंगे कि
डराएंगे फॉरेन टीम्स को कि फॉरेन टीम्स डर जाएं। तो जब ये हो गया, फिर इंडियन मीडिया में ये खबर छपी। जब छपी तो पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नाम है अताउल्लाह तरार, वो दाढ़ी वाला। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत है, ये भारत का मीडिया जो है झूठ बोलता है, भारत मीडिया जो है सबसर्विएंट है। खुद जो है पूरे पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान का, दे आर सबसर्विएंट टू देयर पाकिस्तानी आर्मी। अब ठीक है भाई, इंडियन मीडिया को जितनी गाली देनी है, सच्चाई छाप रहे हैं, तुम्हें तो गाली देना है ना। तो ऐसा हम लोग एकदम सक्सेसफुली आईसीसी टूर्नामेंट को होल्ड कर रहे हैं और देखिए कितना अच्छा, फैंस कितने आ रहे हैं, टर्नआउट कितना है। मैं खुद तो लाहौर में था, देखा कितने, मैंने तो ब्रिटिशर्स से मिला, हाथ मिलाया, मतलब ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाया बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ठीक है। फिर आगे चल के कहा कि ये सारे भारत जो है जेलस है, मतलब भारत जो है बहुत जेलस है क्योंकि ना पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक टूर्नामेंट होल्ड कर दिया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट। भाई 2009 की बात लोगों को अगर याद दिलाई जाए बार बार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रीलंकन टीम के लोगों को गोली लगी थी कि नहीं लगी थी, क्या किया था, वो सारी बातें भूल गए। सो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट वेन्यू, मतलब इतना सेफ है, मतलब दुनिया भर में सेफेस्ट वेन्यू है पाकिस्तान। वाह, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट। ठीक है भाई, भाई अब गोली देनी है, कहानी सुनानी है, सुनाओ, कौन मना कर रहा है। तो ये है सब भारत का ये प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह। अब ये इनका जो है, ये जो इनका जो स्टोरी ख़त्म हुआ कि नहीं, एक दूसरा स्टोरी आ गया। एक उनके यहाँ एक टीवी चैनल में, वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया कि मतलब देखिए लोगों का ध्यान कैसे भटकाते हैं, मतलब मेन इशू से। एक तो क्रिकेट मैच हार गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, अब लोगों को कैसे गुमराह करना और चूरन बेचना कि भाई देखो उस प्रोग्राम में ऐसा था कि लोगों ने कहा, वहाँ पे उनके जो गेस्ट आए थे, कहा कि भारत जो है जादू टोना करके दुबई में मैच जीता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। जादू टोना तो जादू टोना एक ने तो बहुत मतलब कहानी बता दी कैसे हुआ है। उसने कहा कि 22 पंडित लेके गए थे दुबई के ग्राउंड में, और 22 पंडित, एक एक प्लेयर के लिए 2-2 पंडित, और वो जादू टोना करा। फिर करने के बाद जब उन्होंने वो खेलने गए तो पाकिस्तानियों का उनका जो ध्यान भटका दिया गेम से, वो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए गेम से। इसीलिए तो भारत जो है दुबई में मैच खेला, ना कि पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में मैच खेलते तो कहाँ से पंडित लाते, कहाँ से जादू टोना करते, हम जीत जाते मैच। मतलब एक हद है यार पाकिस्तानियों, मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ कहानी उठा के कहीं पे चिपका दो। भाई तुम्हारे आवाम क्या इतने बुद्धू है, इतने बेवकूफ़ है कि तुम कुछ भी चिपकाओगे और वो समझ जाएंगे। थोड़ा तो जो है अपने मदरसा से निकल के ना थोड़ा एक्स के प्लेटफॉर्म पे भी झांक लिया करो, क्या लिख रहे हैं तुम्हारे अपने फैंस या तुम्हारी अपनी आवाम। भारत से मुकाबला या भारत से कंपैरिजन करना बंद करो, पहले अपने गिरबां पे झांको और फोकस करो अपने ऊपर, डेवलप योरसेल्फ, एक लेवल तक पहुंचो, फिर जो है ना बात करना इन सारी चीज़ों पे, मतलब कुछ भी। और एक अभी मज़ेदार बात क्या हुआ है, अभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में जो है एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। वर्ल्ड बैंक का जो फाइनेंशियल आर्म है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, और कई सारे यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो कि लोन दे रहे थे पाकिस्तान को। किस लिए? पावर सेक्टर में जो है उनका रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो उन्होंने इन 25 सालों में, पिछले 25 सालों में 2.7 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने दिया हुआ है लोन। तो रिस्ट्रक्चरिंग तो दूर की बात है, अब जो है क्या क्या हुआ है, अब जो है
मैंने कहा है हर वीडियो में कि पाकिस्तानी आर्मी हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट इनके साइन होने वाला था। अगला जो है एक 10 साल का वो प्रोग्राम करने वाले थे, मतलब जो लोन देने वाले थे इसी सेक्टर में, $2 बिलियन ईच ईयर, मतलब $20 बिलियन का पाकिस्तान से, वर्ल्ड बैंक से ये आने वाला था। मतलब वर्ल्ड बैंक बैक्ड जो है, उनके फाइनेंशियल आर्म्स अलग होते हैं जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ होते हैं जो कि लोन्स देते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसका जो है मेन वो होता है। तो वो जब हाँ बोलेगा तभी लोन मिलेगा। अब क्या है, ये जो इन लोगों ने रिस्ट्रक्चरिंग किया है, इन्होंने एक्चुअली क्या है, बिजली का दर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जो प्राइवेट जो प्लेयर जो पाकिस्तान के भीतर है, जो कि बिजली प्रोड्यूस करेगी कंपनियां हैं, तो ये आर्मी के जो है लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं आर्मी के जो इस्टेब्लिशमेंट है या इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ मीटिंग के लिए बुलाते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, आर्म ट्विस्ट करते हैं कि भाई बिजली के दर कम कर, कम पैसों में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। क्यों? क्योंकि ना अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कंपनी जितने भी है पाकिस्तान के भीतर, सब सारे कंपनियों के अगेंस्ट वो लोग खोल देंगे केसेस और तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये धमकी दे रहे हैं उन पावर कंपनियों के मालिकों को। तो आर्मी ये आर्म ट्विस्ट कर रही है। अब इनको पता चल गया, तो ये जो कंपनीज हैं ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं पावर सेक्टर में। तो वर्ल्ड बैंक और इनके जो प्राइवेट आर्म्स है, ये जैसे मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने और साथ मिला के एक चिट्ठी लिखी है, एवरीवन इज द सिग्नेटरी। उन्होंने उनके पावर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र को चिट्ठी लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी उनकी चिट्ठी लिखी है, उसी कॉपी सब मिनिस्ट्री को दिया है कि भाई तुम्हारा आर्मी क्या कर रहा है, वाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो मैंने जो कहा था वो हो गया। तो अब जो है मुझे नहीं लगता है कि उनका जो पावर सेक्टर में लोन ये जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये करेंगे। और उनका एक और कहना है इन वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के कि भाई तुम चाइना से तुम लोगों ने जो लिया है उनके तो पैसे तुम सही वापस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तुम्हें चाइना लोन देता है, अगर तुम उनको वापस नहीं करोगे तो वो जो है अपना नल बंद कर देगा। तो इसीलिए तो हमारे को तुम लोग आर्म ट्विस्ट करोगे, जबकि हमारा जो है लोन और उसका जो है सारी चीज़ें जो सब कुछ कम है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ कम है, इसके बावजूद तुम लोग हमारे साथ ये कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान हर वक्त जो है वो ध्यान भटकाता है अपने लोगों का। इकोनॉमी इज़ इन शैम्बल्स, इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म है। अब आईसीसी टूर्नामेंट में फियास्को हो गया, ये पाकिस्तान हार गया, टूर्नामेंट से बाहर है। अब कमाई होगी कि नहीं होगी पता नहीं, इसीलिए बोल रहे तो स्टेडियम भर के, भाई स्टेडियम फ्री टिकट्स बांट रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या पता, टिकट बिक भी रहे हैं क्या पता। आर्मी वाले पाकिस्तानी फैंस के ड्रेस पहन के आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, हमें नहीं पता ना। क्या पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी झोल कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी। तो अब क्या है, एक नया गोली लेके आए हैं। क्या है, मारी एनर्जी करके एक कंपनी है, वो उसने क्या किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो है आपका नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट एक है, वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि कंडेंसेट जो है गैस डिस्कवरी हुआ है। कंडेंसेट ऑयल का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उससे हाइड्रोकार्बन वगैरह ऑयल गैस सब निकाल सकते हो। तो ये फिर से दोबारा से कि ऐसे करने से इन्वेस्टमेंट बाहर से आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, सऊदी से इन्वेस्टर आएगा तो ये वो इन्वेस्ट करेगा। भाई कोई नहीं आएगा, सऊदी का 9 बिलियन खा के बैठे हो, डकार भी नहीं ले रहे हो, तो वो कोई नहीं आएगा जब तक तुम अपना, यू आर ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म। वाई विल समवन कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री? अपार्ट फ्रॉम दैट द मिलिट्री कंट्रोल्स द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, सो नो वन इज़ गोइंग टू कम। और मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ग्वादर पोर्ट का हिस्ट्री, ग्वादर एयरपोर्ट वाला हिस्ट्री, एक भी फ़्लाइट नहीं उड़ती है। 3 लाख का 4 लाख के लिए फुटफॉल के लिए बनाया हुआ है सालाना, 90,000 की वहाँ की पॉपुलेशन है। ऊपर से अब लग रहा है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा झोल होने वाला है।
and most likely Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan may declare their independence very soon. And Baloch people are very resilient. अगर एक काम में लग गए ना तो वो हासिल करके रहेंगे. वैसे भी एक अफ़गानिस्तान का एंगल तो था, अब एक ओमान वाला एंगल भी आ चुका है. वो भी धीरे धीरे इट विल कम टू द फोर. देखते हैं कैसे क्या है. अब और एक झटका पाकिस्तान को क्या लगा. पाकिस्तान का यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में एक रूजवेल्ट होटल था, याद है आप लोगों को. 2005 में उसने स्टेक लिया हुआ था. ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उसको ख़रीदा था. अब हुआ क्या, 2000 नहीं सॉरी कितने रूम्स थे वहाँ, 1025 के करीबन रूम्स थे. $200 का वो रूम. क्यों, ये जो जितने भी असाइलम सीकर्स आ रहे थे अमेरिका के भीतर वो उस होटल में रह रहे थे. अब मागा हो गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. उसका प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ा. डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बंद कर दिया. बोला नो, $220 मिलियन बेकार में फालतू में खर्च हो रहे हैं. ये असाइलम सीकर्स होटल में रहेंगे, क्या ज़रूरत है, बाहर निकालो इनको, बंद. तो पाकिस्तान के लिए ये जो नल भी था ये भी बंद हो गया. और ये बंद भी हुआ. न्यूयॉर्क का जो सिटी का गवर्नर, न्यूयॉर्क का जो गवर्नर है वो एक्चुअली में क्या है, वो वो एक्चुअली बंद भी नहीं करता, लेकिन करप्शन केस में ऐसा फंसा हुआ है कि वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए उसने बंद करा हुआ है. तो पाकिस्तान का ये नौबत है. अब हम बात करेंगे थोड़ा बांग्लादेश के बारे में. जैसे कि मैंने कहा था शहबाज शरीफ को आ रहे हैं ख्वाब, ऐसे मोहम्मद यूनुस के भी अभी आ रहे हैं बुरे सपने. अब हुआ क्या है, बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़त्म है. उनका जो आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा वो भी बोल रहे हैं ये बात. आज ही का स्टेटमेंट है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के. अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि बांग्लादेश में अभी रैम्पेंट डकैती, रेप, मर्डर ये चल रहा है हर रोज़. अगर हम जनवरी महीने का ही स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, करीबन 300 से ऊपर मर्डर हुए हैं, 200 के करीब रेप हुए हैं, या उससे भी अधिक नंबर है. देखिए, हर चीज़ तो रिपोर्ट नहीं होती है पुलिस के पास. तो बहुत मतलब अभी फरवरी का तो पता ही नहीं, मैंने इतना रिसर्च किया है नहीं है फरवरी के. सिर्फ जनवरी का देख के मैं बिल्कुल मतलब मेरे को समझ आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है नहीं. अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो ये उनका यहाँ एक होम एडवाइज़र है जहांगीर आलम चौधरी, सुबह 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है. प्रेस वालों को सुबह 3 बजे बुलाता है, बोलता है देखो मैं सारे एक्शन ले रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना बांग्लादेश के भीतर, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, ये कौन कर रहा है पता है आपको, ये अवामी लीग के सपोर्टर्स कर रहे हैं. लेकिन जब ऑफिशियल स्टेटमेंट पूछा जाए भाई अवामी लीग के लोग थे क्या, बोला नहीं. तो भाई तुम हर चीज़ को अवामी लीग के साथ कैसे जोड़ सकते हो और ऊपर से क्या होगा ना, उनके यहाँ एक वो सुरमा भोपाली है ना क्या नाम है उसका, सफ़ीकुल आलम, उनका प्रेस सेक्रेटरी, ये जो मोहम्मद यूनुस का प्रेस सेक्रेटरी, वो आके बोला सुबह, उसी दिन सुबह आके बोलता है कि बांग्लादेश के भीतर लॉ एंड ऑर्डर इज़ द बेस्ट. सुबह के 3 बजे ये होम एडवाइज़र बोल रहा है कि इट्स द वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अभी मैं कंट्रोल में लाऊंगा, और ये आके बोल रहा है कि इट्स द बेस्ट. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक विंग दूसरे विंग के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी का साथ बन नहीं रहा है. ईच डिपार्टमेंट इज ऑन इट्स ओन, इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स. तो ये बात है. ऊपर से अभी क्या हुआ है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि $29 मिलियन जो है बांग्लादेश को गया था. किस लिए गया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए गया था. अब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए अगर गया था $29 मिलियन, अभी उनका जो पॉलिटिकल रिफॉर्म वो जो है वो बोल रहा है कि कहीं जो एनजीओज़ को गए थे वो बोल रहा है कि मेरे पास तो एनजीओज़ का कोई वो नहीं है, डेटा नहीं है कि उनके यहाँ पैसे गए हैं. इसका मतलब पैसे कैसे चैनलाइज हुए हैं, ये भी सोचने वाली बात है. तो दिस मनी वॉज एक्सक्लूसिवली गिवन टू 2-3 एंटिटीज़ विच वॉज अगेन, वहाँ से मनी को फनलाइज करके स्टूडेंट्स और जमात वाले और टेरर आउटफिट्स को पैसे दिए गए थे, जिससे कि अराजकता फैलाया जा सके और तख्तापलट हो सके.
तो ये बड़ा झोल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का और यूनिस का, ये करा धरा है। तो ये बात है। अब आप लोगों को याद है जयशंकर जी से ये इनका बांग्लादेश का फॉरेन एडवाइज़र तौहीद हुसैन वो मिला था ना ओमान में मिला था। वहाँ पे क्या कहा, भाई सार्क को फिर से दोबारा शुरू करते हैं, सार्क हम खेलेंगे। ये जो सार्क जो है या सार्क हम खेलेंगे, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसको रिवाइव करने की कोशिश करना है। क्यों करना है? क्योंकि ना शहबाज शरीफ इज़ प्रेशराइजिंग यूनिस, शहबाज शरीफ इज़ प्रेशराइजिंग यूनिस, यूनिस हैज़ टू सकम टू हिज प्रेशर। क्यों ना यूनिस इज़ hand in gloves with Shehbaz Sharif. Shehbaz Sharif is doing trade with him. They will not apologize to Bangladesh for 1971. They will just give them a good kick if they ask for apology. अब सार्क शुरू करना है, ये बात कही है। अब भारत क्या वो पाकिस्तान का चूरन खा रहा है क्या? उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इसके पीछे की कहानी। जयशंकर जी ने एक बात कही, वो ओमान से मीटिंग होने के बाद वो यहीं पे दिल्ली में ही एक बात उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा, आई कोट, इफ एवरी डे समवन इन द इंटरिम गवर्नमेंट stands up and blames India for everything, some of those things, if you look at the reports, are absolutely ridiculous. You cannot on the one hand say that I would now like to have good relations with you, but I wake up every morning and blame you for everything that goes wrong. उससे आगे उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये हो रहे हैं। तो ये सीधे जयशंकर जी ने बोल दिया है कि भाई हर रोज़ तुम लोग तो एक माइनॉरिटीज़ के सुरक्षा के बारे में कुछ कर नहीं रहे हो। पहली बात है, माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदूज एज वेल एज अदर माइनॉरिटीज़ विच इंक्लूड बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस एंड जो हमारे जो नेटिव ट्राइब्स हैं वो लोग। उसके अलावा जो हर रोज़ कोई अपने उसके मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट से ऊपर खड़ा हो जाता है, बोलता है भारत जिम्मेदार है, भारत ये करा रहा है, भारत वो करा रहा है। भाई अगर भारत करा रहा है, पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए भारत के साथ। वी वांट गुड रिलेशनशिप विद भारत, हर वक्त बोलता है ये बात। भाई किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए ये तो डिसाइड कर ले भाई पहले। उन्होंने पूछा ये बात, क्यों ना उन्होंने जयशंकर जी ने एक बात कही कि दे मस्ट मेक अप देयर माइंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे वांट टू हैव विद न्यू दिल्ली गोइंग फॉरवर्ड। वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री विद बांग्लादेश, वी हैव ए वेरी स्पेशल हिस्ट्री विद बांग्लादेश, वन दैट गोज बैक टू 1971। देखिए ऐसा है कि 71 में भारत ने एक देश क्रिएट किया बांग्लादेश और तुम्हें हस्तांतर किया। अब देखो जब ये क्रिएट करके दे सकता है, आगे कुछ भी कर सकता है। ये एक वेल्ड में भी जयशंकर जी ने समझा दिया है। भाई समझना है तो समझ लो, अगर दिमाग नहीं है तो ना कुछ भी बोलो, तो कुछ समझ नहीं सकते हो। ये तौहीद हुसैन जो जवाब में उनके प्रेस वालों को क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश माइनॉरिटीज कैन नॉट बी इंडियाज कंसर्न। हिंदूज दुनिया में कहीं और नहीं है इतने तादाद में, भारत से बाहर एक तो नेपाल में है और एक बांग्लादेश में है। और हिंदूज आर माइनॉरिटी एज सच। मुसलमान तो हर मुल्क में मिलेगा, मुसलमान मिडिल ईस्ट में तो पूरा हर कंट्री इस्लामिक कंट्री है। तुम लोग तो खुद इस्लामिक कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करने वाले हो। तो हिंदूज को हमें बचाना है। हिंदूज आर माइनॉरिटी ग्लोबली, तो हमें हमारे जो है रिलीजियस जो बिलीफ में रिलीजन में जो बिलीव करते हैं हिंदूज, उनको बचाना है और तुम्हारे देश में वो असुरक्षित है। तो इसीलिए तुम तो ये मत बोलो। ऊपर से उन्होंने कहा कि इंडिया विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट वांट्स। मतलब वेरियस पीपल इन बांग्लादेश आर मेकिंग ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स। ये बोल रहा है
इंडिया तुम डिसाइड करो तुम्हें किस तरह के रिलेशनशिप रखना चाहते हो। भाई ये बचकाने जो छोटे बच्चे, तूने ये बोल दिया तो मैं जवाब में ये बोलूँगा, ये जो चीज़ है ना ये छोड़ दो। अभी वक्त, बहुत बुरा वक्त आने वाला है बांग्लादेश का। अब तो ये शुरू हुआ है। कॉक्सेस बाजार में क्या हुआ? कॉक्सेस बाजार में ये हुआ कि एक बस्ती है, लोगों का घर है, वहाँ का एयरफोर्स बोला है वो ज़मीन हमें चाहिए, तो वहाँ के लोग भड़क गए। तो क्या हुआ? तो ये ऐसा हुआ कि जो वहाँ के लोकल लोगों का बांग्लादेश के एयरफोर्स के वहाँ जो बेस है उनके लोगों के साथ झड़प हो गया। तो उन लोगों ने चोरी छुपे अंदर से गोली मारी, लोगों को मार दिया है। बोल रहे हैं एक मरा है, लेकिन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं 4-5 से ज़्यादा मरे हुए हैं। मतलब कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि इतने जख्मी हुए हैं और मारे भी जा सकते हैं, मतलब मृत्यु हो सकती है। तो सिचुएशन ये है बांग्लादेश के भीतर। ऊपर से क्राइम रेट तो बढ़ चुका है, रॉबरी दिन दहाड़े रात में किसी भी वक्त रॉबरी हो रही है। आप ऐसे पैदल चल रहे होगे, कोई वो कर लेगा। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो है अभी उनका चेंज हो गया है। अभी उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो होम एडवाइज़र है जहांगीर आलम चौधरी, उसको बाहर निकालो, उनका ये है। अब स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं जो होम एडवाइज़र को बाहर निकाल लो। अब मोहम्मद यूनिस बोल रहा है कि मैं जो है एक नया गेम खोलूँगा अमेरिका के साथ। अमेरिका, अब ट्रंप भारत के साथ दोस्ती कर रहा है तो उसको भारत को दे दिया है पूरा जिम्मा बांग्लादेश को लेके। अब मैं क्या करूँगा? मैं एक नया गेम खेलूँगा। मैं क्या गेम खेलूँगा? मैं स्टारलिंक को बुलाऊँगा बांग्लादेश में बिजनेस कर। एक्चुअली में क्या है, ही वांट्स टू वू एलन मस्क। एलन मस्क इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप, बहुत करीबी है एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के। तो अब क्या लग रहा है, अब ये जो है मोहम्मद यूनिस जो है ये बोल रहा है कि स्टारलिंक तुम आके तुम्हारा यहाँ बिजनेस शुरू करो तो बढ़िया होगा। मेरे यहाँ जो लोग हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, बहुत मतलब दे आर जीनियस, आके मिलो। जीनियस तो पता चल गया था हमें, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जब हुआ उसी से वो जब बातचीत कर रहे थे हमें पता चल गया था बहुत जीनियस हैं वो लोग। तो इतने जीनियस हैं, अब एलन मस्क आ जाएगा भाग के। DOG में जो लड़के काम करते हैं ना, इतने ब्रिलियंट है, जो काम साल का लगता है वो चंद घंटों पे मुंह निकाल के बाहर कर रहे हैं। कैसे करप्शन हुआ है, कैसे पिलफरेज हुआ है अमाउंट, वो दिखाएगा बांग्लादेशी लड़कों को कि कितने ब्रिलियंट है, कितने स्मार्ट है। अब एक्चुअली में क्या है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा एलन मस्क को, भाई तुम यहाँ स्टारलिंक खोलो और थोड़ा समझाओ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बांग्लादेश को भी छोड़ दे, मैं थोड़ा राजगद्दी अपना संभाल लूँ। तो अब उसका जो सुरमा भोपाली है, ये आपका सैफुल आलम प्रेस एडवाइज़र, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है कि शेख हसीना के गवर्नमेंट जब था इंटरनेट बंद कर रहा था, लेकिन स्टारलिंक जब आ जाएगा इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। तो जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, फ्रीलांसर हो, सबको 24/7 जो है इंटरनेट मिलेगा। भाई कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंटरनेट सर्विस को बंद कर सकता है। ये जो गोली बेच रहा है ना, ये जो सैफुल आलम, ये यूनिस, ये एक्चुअली में इनको बेवकूफ़ बना रहा है। एक्चुअली उसको अभी पड़ी है कि कैसे बिजनेस करके कैसे अपना राजगद्दी को जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है उसको बचाना, ये उसका है। अब मैं आर्मी चीफ की बात करूंगा बांग्लादेश को, उसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा इस वीडियो को। आर्मी चीफ बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि ये जो बांग्लादेश के भीतर जो इनफाइटिंग चल रही है, आप लोग इसको बंद कीजिए। एक्चुअली में क्या है, इतना इनफाइटिंग है उनके भीतर। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक पार्टी बना रहे हैं। तो अभी आर्मी चीफ को लग रहा है कि भाई जितनी जल्दी इलेक्शन करके गवर्नमेंट सेटअप करो, ऐसे मारामारी करोगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है। इसका मतलब उन्होंने एक चेतावनी दे दी कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आर्मी के भीतर कोई कू करता है और यूनिस को हटा देता है तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एंड वेल्ड वे ऑफ सेइंग थिंग्स। आर्मी चीफ है, शालीनता से बात करेंगे, बस बता दिया कि भाई चुपचाप रहो, इलेक्शन जल्द से जल्द कर दो, ख़त्म करो कहानी। अब ये है। अब जो है उनके यहाँ एक नाहिद था ना, वो स्टूडेंट लीडर, वो उसने रिज़ाइन करा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का वो कन्वेनर बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी वो लोग कोई 26 या 28 तारीख को वो लॉन्च करेंगे बांग्लादेश के भीतर। उसके बाद क्या होगा, इलेक्शंस की तैयारी होगी। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है अब उसका पत्ता कटने वाला है।
लेकिन चाइना जो है उसने एक अड़ंगा डाल दिया। चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने 22 लोगों का एक टीम बुलाया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके एलाइज, उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स जो शामिल थे, उन 22 लोगों को चाइना बुलाया है, उन 10 दिन के लिए बुलाया है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोल रही है कि ये एक सौजन्यमूलक टूर है, हम लोग ऐसे टूर करते हैं। 1 महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले ही जाके आया है एक टीम, अभी ये टीम जा रहा है। चाइना जो है ये भारत के साथ जो इनका प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चाइना वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, मोगैम्बो बन के बैठा हुआ है शी जिनपिंग। अब ये शहबाज शरीफ और ये क्या नाम है उसका, यूनिस, ये कौन है? ये दागा है और तेजा है। दागा तेजा, हनुमान जी का एक मूर्ति बेच रहे थे ना, दागा तेजा, मिस्टर इंडिया, बहुत पुरानी फिल्म है मिस्टर इंडिया में। तो क्या हुआ था, मिस्टर इंडिया आया, चिपके से ऐसे मारा दोनों को, दांत वांत तो टूट गए, कैसे हालत हुई थी। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की वही हालत होगी। मोगैम्बो के साथ जो भी बैठते हैं उठते हैं उनकी हालत वही होगी। पाकिस्तान का हश्र हो चुका है, अभी वो उभर तो नहीं सकता है, उसी का रास्ते पे जा रहा है बांग्लादेश। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो यही माहौल है अभी। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश जो है एक ही नाव पे सवार हुए हैं और उसमें छेद ऑलरेडी हो चुका है, पानी जो है अंदर धीरे धीरे घुस रहा है। और कप्तान जो बैठा हुआ है शी जिनपिंग, वो अभी जहाज़ को चला रहा है। जिस दिन डूबेगा वो 3 ही एक साथ डूबेंगे। तो अभी वक्त ही बताएगा कब तक क्या होने वाला है। तो धीरे देखते हैं आगे, बहुत जल्दी कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है बांग्लादेश के भीतर, उसका वेट कीजिएगा। और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो सारी वीडियोस में लेके आऊँगा, तो इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।